स्टूडेंट्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस 5 का 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। आप सब लोगों ने उसे देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसी से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिस 5 से ही जुड़ा हुआ ये वीडियो भी है, जो मैं 61 से लेकर के 91 तक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 90 तक प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बाद एक 91 से 120 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 4th वीडियो होगी, चौथी वीडियो होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो वीडियो का ड्यूरेशन है, जो उसका वॉच टाइम है, वो कम रहे। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर बहुत बोरिंग हो जाती है, तो इसी वजह से मैं ऐसा किया हूँ ताकि आप लोग लॉन्ग वीडियो ना देखें। और सही बात है, बहुत लॉन्ग वीडियो रहने पर उसको कई बार देखना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होती है। कभी कभी छोड़ देते हैं, है ना, कभी कभी ऊब जाते हैं और किसी को ज़रूरी काम पड़ जाता है तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो देखेंगे तो प्ले लिस्ट से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंड्स नए हैं, वो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उन्होंने जो कथन दिया है, सबसे फेमस पर्सनालिटी है, वो हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। ये क्लास 10th में भी है, आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उपरोक्त कथन कहा था। इस सिद्धांत की यह अवधारणा है कि व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं होता, बल्कि वह केवल उसका संरक्षक है। जब कभी भी सामाजिक आवश्यकता हो तो उस संपत्ति को सार्वजनिक काम में लगा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62। द वेव ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैकाइवर, है ना। तो मैकाइवर इसके लेखक हैं। आइए व्याख्या में देख लेते हैं कि द वेव ऑफ गवर्नमेंट द मॉडर्न स्टेट पुस्तक नामक जो ये है, वो लिखने वाले जो पुस्तक राइटर हैं वो है मैकाइवर जी। और H.G. लास्की के पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, और दूसरी पुस्तक लास्की की है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से मैकाइवर और लास्की के दो दो पुस्तक यहाँ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाती है? तो ये फ्रांस की है। फ्रांस की शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि वहाँ व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। फ्रांस में अर्ध राष्ट्रपति अर्थात अर्ध संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, विधि का शासन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ब्रिटिश शासन की देन है। तो इसकी हम व्याख्या में देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से विधि का शासन, जिसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी को एक समान समझा गया है, वित्त आयोग एवं लोक सेवा आयोग आदि ग्रहण किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और विधि का शासन, ये ब्रिटिश शासन की देन है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है, वो है दोहरी नागरिकता। यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका और भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। दोनों देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है तथा संविधान द्वारा संघ और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। यद्यपि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, आप इसमें देख सकते हैं, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका का संबंध, कार्यपालिका न्यायपालिका का संबंध, उपरोक्त सभी। तो इसमें विधायिका तथा कार्यपालिका का संबंध है, यानी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण
विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर किया जाता है। संवैधात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है तथा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है ना। जैसे भारत में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि भारत संसदात्मक शासन प्रणाली वाला कंट्री है और अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन वाली प्रणाली वहाँ पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? तो है प्रदत्त विधायन का, है ना। तो प्रदत्त विधायन यानी अधीनस्थ विधेयन, इसकी पुनर्व्याख्या होती है। तो ये क्या है देख लेते हैं। इंग्लैंड में प्रदत्त व्यवस्थापन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर संसद का नियंत्रण होता है, और सामान्यतः न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्मित उन नियमों को अवैध घोषित कर सके जिनमें प्रशासन ने संसद द्वारा निर्मित सीमाओं का उल्लंघन किया हो। अर्थात इंग्लैंड में प्रदत्त व्यवस्थापन पर न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? टॉकविले, रैमजी म्योर, लास्की, ब्रोगन। तो टॉकविले ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व प्रथा एवं अस्तित्व पर आधारित होने के कारण डी टॉकविले ने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है ना, यानी अलिखित संविधान है जो परंपराओं पर आधारित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित संघीय व्यवस्था वाले देशों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें यूएसए, कनाडा, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको हम देख लेते हैं उसका काल। अमेरिकी संघीय प्रणाली 1787 में हुई, कनाडा का संविधान 1867 में बना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में बना और नाइजीरिया का संविधान 1979 में हुआ। अगर इसका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूएसए का है ना, सबसे पहले यूएसए का है, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, सबसे लास्ट में नाइजीरिया का है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बेंटले हैं, एफ बेंटले। तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता आर्थर बेंटले हैं। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ और अन्वेषण में यथार्थता के स्तर तक पहुंचने की दृष्टि, समूह की संकल्पना का विकास और इस यथार्थता को ठीक से समझने के लिए एकमात्र सही उपागम के रूप में प्रक्रिया की संकल्पना का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था राज्य में एक अलग नया राज्य बनाया जा सकता है कांग्रेस द्वारा, सीनेट द्वारा, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा और कांग्रेस की सहमति से संबंधित राज्य द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा। यानी अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था को अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। भारत की तरह अमेरिकी संघीय सरकार किसी राज्य की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता। अमेरिकी राज्यों की सीमा में अगर परिवर्तन करना हो तो वहाँ के संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हंटिंगटन, फुकुयामा, एच बुल, E.W. सेड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक का लेखक है फुकुयामा। ठीक, फुकुयामा ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसमें संघीय शासन प्रणाली की विशेषता में लिखित व कठोर संविधान आता है,
संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में शक्तियों का पृथक्करण भी है। संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं। संविधान की सर्वोच्चता रहती है, यानी ए बी डी सही है, बाकी जो सी है वो सही नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट है, सरकारों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तू ने किया था, जो कि 158 संविधान का अध्ययन करने वालों में अरस्तू का नाम जाना जाता है। इन्होंने तुलनात्मक राजनीति की बुनियाद डाली थी, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अरस्तू के बारे में, आप सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश में दबाव समूहों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो वो अमेरिका ही है। ठीक है, विधानमंडल के एक ऐसे, इसमें आप देख सकते हैं अमेरिकी राजनीति प्रक्रिया में दबाव समूह का विशेष महत्व है। उन्हें विधानमंडल के एक ऐसे सदन की संज्ञा दी है जो संविधान की सीमा के बाहर कार्य करते हैं। वे अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका ही है। संघीय शासन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही उसे अपनाया गया। अंग्रेजी उपनिवेश के खिलाफ 13 संघर्षरत क्षेत्रों में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत 1787 ईस्वी में संघीय व्यवस्था का निर्माण किया। तो संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और लिखित संविधान भी सबसे पहले लिखित संविधान उसी का, अमेरिका का ही माना जाता है। सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का ही माना जाता है। तो निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किस एक ने यूरोप में संवैधानिक शासन के विकास में योगदान दिया? तो इसका आंसर होगा परिषदीय आंदोलन ने। परिषदीय आंदोलन यूरोपीय राजनीति में 15वीं शताब्दी के आरंभ का एक आंदोलन है। इस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक शासन के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी मैचिंग करते हैं। हित समूहीकरण, हित अभिकरण, नियम अधिनिर्णयन, नियम प्रयुक्ति का आप सूची 2 से मिलान करें। तो इसकी हम व्याख्या में देख लेते हैं। हित समूहीकरण राजनीतिक दलों के संगम और उनकी भूमिका की ओर निर्देश करता है। हित अभिकरण, हित मुखरता या अभिकरण उन हितवत गुटों के अध्ययन की ओर निर्देश करती है जो अपने विशिष्ट हितों की प्रतिरक्षा या संवर्धन के लिए संघर्ष करते हैं। नियम अधिनिर्णय न्यायिक विभाग द्वारा किया जाता है। नियम प्रयुक्ति नियम क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश का संविधान किसकी व्यवस्था नहीं करता है? तो इसमें देश का संविधान का जो ए है यह प्राधिकार की सीमाओं की परिभाषित करता है, यानी प्राधिकार की सीमाओं को परिभाषित कर बताता है। विभिन्न प्राधिकारों के मध्य क्षेत्राधिकार के आयाम को परिभाषित करता है। यह बहुसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं की व्यवस्था करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो बहुसंख्यकों की बात यहाँ आई तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में बहुसंख्यकों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं होता, बल्कि देश के सभी लोगों के लिए कल्याण की बातें रहती हैं, उनकी योजनाओं परियोजनाओं की व्यवस्था रहती है। तो इसलिए सी सही नहीं है। पाश्चात्य राजनीतिक समाजों के संविधानों में विभिन्न व्यवस्था होती है। विधि का शासन, मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, पृथक्करण, विकेंद्रीकरण व नियंत्रण, संतुलन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कौन कांग्रेसी प्रतिनिधि नहीं था? तो इसमें है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें कोई कांग्रेसी प्रतिनिधि नहीं था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान सविनय अवज्ञा के कारण किसी भी कांग्रेसी ने इसमें भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौते के बाद
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन के बीच में ही भंग हो जाने के कारण कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने के समय निम्न में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो थे JB कृपलानी। भारत के स्वतंत्र होने के समय 15 अगस्त 1940 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। मातंगिनी हाजरा शहीद हुई थी 1857 के आंदोलन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 84, भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था दर्श कमीशन रिपोर्ट ने, यानी भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सबसे पहले 1948 ईस्वी में यस के दर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया, लेकिन दर्श समिति ने इस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उन्होंने प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी। राजनीतिक बाध्यता के कारण आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य बना, है ना, 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मामला मूल अधिकारों से संबंधित है? तो है गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी का मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के बहुमत से मूल अधिकारों को अपरिवर्तनीय घोषित किया। अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन प्रक्रिया का उपबंध है, ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17, है ना। तो आपको मालूम है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना था, सिविल संरक्षण अधिनियम, तो ये सब बने थे। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और 18 तक समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। इसमें 17 में अस्पृश्यता निवारण की बात कही गई है तथा दंड का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 का टाइम है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, या स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे संविधान में। और जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य भी 51 में जोड़ करके 51 का बना दिया गया था, और भाग 4 को जोड़कर भाग 4 का बना दिया गया मौलिक अधिकार को। तो इस तरीके से सभी लोग जानते हैं इसको। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 352 के अधीन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के अधीन निलंबित कर सकता है, जैसे कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह नहीं, यानी सशस्त्र विद्रोह नहीं किया, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये इमरजेंसी के आधार पर आपात की उद्घोषणा की जाती है। वैसे ही अनुच्छेद 19 के स्वमेव निलंबन होने के लिए अनुच्छेद 358 प्रवृत्त हो जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्र किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन के अधीन होता है? तो इसका आंसर होगा देश की प्रभुता और अखंडता के आधार पर। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(2) के अधीन राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, भारत की संप्रभुता इत्यादि के आधार पर वाक स्वातंत्र्य के प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
जिला न्यायालय, राष्ट्रपति केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को दी गई है। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इन न्यायालयों को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, और तीसरा प्रतिषेध, है ना, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो इस तरीके से मैं 90 क्वेश्चन कवर किया हूँ और इसके बाद मैं लास्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक होगा, और वो इस प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट वीडियो होगा। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, और जो फ्रेंड्स अभी भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।